Hello, aspirants. Welcome to Shy Educators. Grab a pen and a notebook. Let's get started. प्रीवियसली हमने क्या देखा था कि बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ होती है, कुछ टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट वी सॉ, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, राइट। आज हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। जब हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बोलते हैं तो हम किस चीज़ को रेफर करते हैं, पहले ये समझते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की अगर हम बात करें, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हम बोलते हैं कि कंजर्व करना, प्रिजर्व करना किस चीज़ को, या तो वो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी या तो जेनेटिक डाइवर्सिटी या बोथ। बात समझ आ रही है? अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ें होती है, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में कवर किया। इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट लेक्चर, गो चेक दैट आउट। ओके, अच्छा, हम इनको क्यों प्रिजर्व करते हैं? ताकि फूड चेन की कंटिन्यूटी जारी रखे। बात समझ आ रही है? क्या हो जाए, फूड चेन कंटिन्यूटी जारी रहे। ओके, चलिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अब आपको समझ आया होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक टाइगर को सेव कर रहे हैं तो हम पूरे जंगल को एक प्रिजर्व्ड एरिया डेजिग्नेट कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? एक पूरे फॉरेस्ट को। मतलब ये है कि जब हमने एक पूरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, जब हमने एक पूरे फॉरेस्ट को कंजर्व किया, एक होल इकोसिस्टम है इसमें, ये एक फॉरेस्ट है, ठीक है ना। एक टाइगर को हमें सेव करना था, हमने पूरे फॉरेस्ट को कंजर्व किया, प्रोटेक्ट किया, तो इसमें हर एक लेवल पे बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट हो रही है। बायोडाइवर्सिटी से मतलब ये ही नहीं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट माइक्रोबियल लेवल पे भी आएंगी चीज़ें। बात समझ आ रही है? तो हर एक लेवल पे एक टाइगर को बचाने के लिए सारी लेवल्स की बायोडाइवर्सिटी भी प्रोटेक्ट हो रही है। अगर लेमैन लैंग्वेज की बात करें तो हम बचा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को, चाहे वो इकोलॉजिकल हो या जेनेटिक डाइवर्सिटी हो, ताकि फूड चेन बना रहे। सिंपल सी बात है, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको कंजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ताकि कोई जो, फॉर एग्जांपल, कोई स्पीशीज़ है जो इंडेंजर्ड है, थ्रेटन्ड है, या कोई ऐसी स्पीशीज़ है विच इज़ अबाउट टू एक्सटिंक्ट, बात समझ आ रही है, उनको हम कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है ना, बचा रहे हैं, तो उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन दो तरीके की होती है, एक आती है आपकी इंसेटिव और एक आती है आपकी एक्सेटिव, राइट। अब ये इंसेटिव कंजर्वेशन और एक्सेटिव कंजर्वेशन क्या होती है, सबसे पहले आपको समझना है। इंसेटिव कंजर्वेशन किसको हम कहते हैं? इसको दूसरा नाम हम कहते हैं ऑन साइट कंजर्वेशन। क्या? ऑन साइट कंजर्वेशन। अब ये ऑन साइट कंजर्वेशन या इंसेटिव कंजर्वेशन क्या होती है? इंसेटिव कंजर्वेशन सिंपल सी बात है कि भाई हम ऑन साइट कंजर्वेशन ही कर रहे हैं। देखो, वर्ड पे जाओ आप, ऑन साइट लिखा है यहाँ पे, दैट मीन्स हम एक स्पीशीज़ को डिलोकेट नहीं कर रहे हैं, हम एक स्पीशीज़ को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले रहे हैं। जहाँ पे उसका नेचुरल हैबिटेट था, जहाँ पे उसकी नेचुरल रिसोर्सेज थी, उसकी पॉपुलेशन रह रही थी, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल स्पीशीज़ है, ठीक है ना, उनको वहीं पे कंजर्व किया गया, ऑन साइट। बात समझ आ रही? जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, ठीक है ना, नेशनल पार्क्स, जैसे कि आपका और क्या आएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। अच्छा, और क्या आएगा आपका, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। बात समझ आ रही है? रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये होगी इंसेटिव कंजर्वेशन, ठीक है। अब दूसरी है एक्सेटिव कंजर्वेशन। उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्या चीज़ें होती है और अंडर विच एक्ट दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटेक्टेड रिजर्व फॉरेस्ट, देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन नेशनल पार्क, देन बायोस्फीयर रिजर्व। वाई? हम बॉटम से क्यों शुरू कर रहे हैं? बिकॉज हाइस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आपकी नेशनल पार्क में है। बात समझ आ रही है? उससे कम थोड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, उससे कम थोड़ी रिजर्व्ड फॉरेस्ट में है, उससे कम थोड़ी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में है। दैट मीन्स सबसे कम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आपकी प्रोटेक्शन होगी। बात समझ आ रही है? एंड देन रिजर्व फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे हाइस्ट प्रोटेक्शन आपकी नेशनल पार्क में होगी, ठीक है। शुरू करते हैं हम। अब मैं इस चीज़ का मतलब क्या है, हाइस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एंड ऑल, ये भी हम देख रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में डिफरेंस क्या है, ये क्या चीज़ें होती हैं। चलिए, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, रिजर्व्ड
फॉरेस्ट। व्हाट इज रिजर्व फॉरेस्ट? रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो अपनी एक स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, हर जगह अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती है, बात समझ आ रही? ये एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि भाई साहब एक फॉरेस्ट एरिया है, एक रीजन है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिचनेस पाई जा रही है, ठीक है ना, इसको हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। नोटिफिकेशन जारी हो गई, उस एरिया को अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 प्रोटेक्ट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पे। रिजर्व फॉरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट, कोई लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें कोई बिल पास करने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल सी नोटिफिकेशन जारी होती है, ये डिक्लेयर किया जाता है कि फ़लानी फॉरेस्ट जो है इसको हमने रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया है या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया है। लेकिन किस एक्ट के अंदर? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। कौन सा? 1927, विच बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। चलिए, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनते हैं, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? ये तो हो गया रिजर्व फॉरेस्ट। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी इसी अंडर आपका प्रोटेक्ट होगा। कौन सा? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ठीक है। हल्की सी डिफरेंस है। जो रिजर्व फॉरेस्ट में आपकी एक्टिविटीज़ होती है वो बैन होती है। क्या एक्टिविटीज़ जो है वो बैंड होती है? कौन सी एक्टिविटीज़? जो फॉर एग्जांपल आपका ग्रेजिंग, हंटिंग, पोचिंग, ठीक है ना, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है ना, सेटलमेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ, मतलब जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो बैन की जाती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो बैन की जाती है, जैसे कि हंटिंग, ग्रेजिंग, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल कोई स्टेट गवर्नमेंट एक ऑर्डर निकाले, कोई इश्यू ऑर्डर करे, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर की फलानी फलानी एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड नहीं है। अदरवाइज रिजर्व फॉरेस्ट में सारी एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड होती है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, किसकी? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, ये भी सेम ही प्रोसीजर से डिक्लेयर किया जाता है जो आपका ऊपर है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 थ्रू नोटिफिकेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट। बात समझ आ रही है? अब इसमें क्या है, कुछ कुछ कम्युनिटीज़ को दी जाती है लाइवलीहुड सस्टेन करने के लिए एक्टिविटीज़ अलाउ की जाती है। बात समझ आ रही है? जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, फिर से समझो, इसमें कुछ कम्युनिटीज़ तो रह रही होंगी ना, बात समझ आ रही है, साथ साथ जंगल के साथ साथ जो लोग रह रहे हैं उनके लाइवलीहुड के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना, लाइवलीहुड के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि कोई रिसोर्स ले रहे हैं, वो कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, फायरवुड ले रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसा चीज़, तो वो अलाउ किया जाता है। बात समझ आ रही है? यहाँ पे अलाउड है, लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में अलाउड नहीं था, बैन था, ठीक है। दोनों किसके अंडर आएंगे? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। आई होप आपको रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नाउ समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बात समझ आ रही है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या चीज़ होती है, ठीक है ना, ये वो चीज़ होती है, इनको आप वाइल्ड लाइफ रेफ्यूज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती है। क्या? इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो होती है उनको सेफ गार्ड किया जाता है फ्रॉम एक्सटिंक्शन, बात समझ आ रही? अब उनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है, दे आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट। उनकी जो स्पीशीज़ है उनको सेफ गार्ड किया जाता है। कौन सी? इंडेंजर्ड स्पीशीज़। बात समझ आ रही? लेकिन कहाँ पे इंसेटिव की बात चल रही है तो उनको कहाँ पे सेव किया जाएगा? विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट। बात समझ आ रही है? होम रेंज जिसको कहते हैं, नेचुरल हैबिटेट इज एन एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये हम प्रीवियसली देख चुके हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है अपने नेचुरल होम रेंज में। बात समझ आ रही है? तो इस वजह से क्या होता है, ये इनको सेफ गार्ड किया जाता है ताकि ये इनको लोग हंट ना करे या इनकी प्रीडेशन ना हो जाए या इनके बीच में कोई कंपटीशन कोई और आए और कंपटीशन क्रिएट करे।
इनको वहीं पे अपने नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर यही सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी धीरे धीरे नेशनल पार्क बन जाती है। बात समझ आ रही है? चलिए वहाँ बाद में जाते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसे डिक्लेयर की जाती है। सेम प्रोसीजर है, नोटिफिकेशन, एक रिस्पेक्टिव जो स्टेट गवर्नमेंट होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट आपका क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन जारी करेगा कि भाई साहब आज से ये एरिया जो है ये डिक्लेयर किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बात समझ आ रही? लेकिन किस एक्ट के अंडर, ये आपको याद रखना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्या? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, चलिए अब स्टेट गवर्नमेंट अपना एक अपॉइंट करेगा इसका ऑफिसर, एक वार्डन जो देखेगा ये सारी चीज़ें। इतना डेप्थ में आपको नहीं जाना है। अब इसमें हम देखेंगे क्या क्या राइट्स हमें अलाउ किए जाते हैं, ठीक है ना। प्रीवियसली हमने देखा रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपके सर्टन राइट्स दिए जाएंगे। कौन से राइट्स? जैसे कि ग्रेजिंग है, फायरवुड कलेक्शन, ठीक है ना, फायरवुड कलेक्शन, ये सारी चीज़ें आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में परमिट की जाती है। लेकिन जो वहाँ पे ट्राइबल्स रह रहे होंगे, बात समझ आ रही है, ठीक है, कोई भी दूर से आके वहाँ पे नहीं कर सकता। जो वहाँ आसपास रह रहे हैं उनको अलाउ किया जाएगा, लेकिन ये स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाएगा कि ये कोई छेड़खानी तो नहीं कर रहे, पेड़ तो नहीं काट रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेटलमेंट्स अलाउड नहीं है। क्या? सेटलमेंट्स नॉट अलाउड। बात समझ आ रही? वहाँ घर नहीं बना सकते, बाकी सारी चीज़ें नहीं बना सकते। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आता है आपका टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, इसको हम प्रोजेक्ट टाइगर को अलग से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। टाइगर रिजर्व जो है आपका किस एक्ट के अंडर, कौन इसको देखता है, क्या देखता है? जो प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर है, ठीक है ना, अभी टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर भी चल रहा है, ठीक है ना, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलता जुलता है। लेकिन इसमें जो मॉनिटरिंग एजेंसी होती है आपकी, वो है आपकी अथॉरिटी बोल सकते हैं, NTCA। NTCA का क्या फुल फॉर्म है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। ये भी आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर ही आता है। ये आपको याद रखना है। टाइगर्स जो है आपके प्रोजेक्ट टाइगर जो चल रहा है आपका, जो इम्प्लीमेंट हुआ है, टाइगर रिजर्व किसके अंडर आती है, किस अथॉरिटी के अंडर? NTCA इनको मॉनिटर करता है, देखता है, ठीक है ना। कौन से एक्ट के अंदर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम नेशनल पार्क क्या चीज़ होती है। क्या? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जैसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होगा ही होगा ऑब्वियसली। चलिए देखते हैं। अब देखो, जस्ट लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो डिक्लेयर की जाती थी नोटिफिकेशन के थ्रू, ठीक है ना, इसी तरह यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेगा और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या करेगा? डिक्लेयर करेगा कि भाई साहब आज से ये जो एरिया है ये नेशनल पार्क है, ठीक है। क्या बोलेगा कि आज से जो ये एरिया है ये नेशनल पार्क है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया जाता था, वैसे ही नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है ना। और ये कौन से एक्ट में आएगा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, 1972। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? आप सोच रहे होंगे फिर डिफरेंस क्या है? सबसे पहले डिफरेंस ये है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी वहाँ पे कुछ राइट्स अलाउ थे, ठीक है ना। नेशनल पार्क में कुछ भी अलाउ नहीं है, नथिंग इज़ परमिटेड, ठीक है ना। इवन कोई लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग भी नहीं, ठीक है ना, कुछ भी नहीं। बात समझ आ रही है? और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या था? बाउंड्री प्रॉपरली स्पेसिफाइड नहीं थी, लेकिन नेशनल पार्क में जो बाउंड्री है, जो आपकी बाउंड्री है वो प्रॉपरली स्पेसिफाई की जाती है। क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री। क्या? क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम डिमार्केशन करते हैं वो उस चीज़ की, ठीक है। बात समझ आ रही है? अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या राइट्स है इस चीज़ को लेके? स्टेट गवर्नमेंट के पास तमाम राइट्स है, चाहे वो नेशनल पार्क का लैंड हो, इंक्लूडिंग एवरीथिंग इन दैट। बात समझ आ रही है? अब ये जो बाउंड्रीज़ है इनकी डिमार्केशन कैसे होती है, इनको कौन देखता है? स्टेट गवर्नमेंट तो करता ही करता है, लेकिन उनको कौन बोलता है ये करने को? नेशनल, ये आपको याद रखना है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड ऑफ
वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये जो बोर्ड है ये इनको बोलता है कि भाई साहब आज ज़रूरत है इस चीज़ की कि जो नेशनल पार्क की बाउंड्री है इसको एक्सटेंड करना है, श्रिंक करना है अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, या बाकी प्रोटेक्टेड एरियाज़ है उनको भी ये देखता है। ठीक है, जैसे कि जून 2022 में, ठीक है ना, जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला गया था। वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट किया था कि भाई साहब जो नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, बात समझ आ रही है, उसमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में माइनिंग हो रही थी इससे पहले, अब माइनिंग जो है वो अलाउड नहीं है, इट्स नॉट परमिटेड। बात समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि हम इंसेटिव की बात चल रही है, यहाँ पे क्या चल रही है, ये सारी चीज़ें इंसेटिव कंजर्वेशन में आ रही है। मतलब अपने नेचुरल हैबिटेट में ही आप स्पीशीज़ को क्या कर रहे हो, वहीं पे कंजर्व कर रहे हो, वहीं पे बचा रहे हो, एक बाउंड्री डिमार्केट कर रहे हो, उठा के कहीं और लेके नहीं जा रहे हो। ठीक है, इंसेटिव की बात चल रही है। चलो बायोस्फीयर रिजर्व, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेशनल पार्क से आपके क्वेश्चन पता है कैसे बनते हैं कि फलानी नेशनल पार्क्स कहाँ पे डेजिग्नेट, यहाँ कौन से एक्ट के अंदर नेशनल पार्क्स को ग्रांट की जाती है प्रोटेक्शन, ये पूछा जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, नाउ दैट यू नो दैट। बात समझ आ रही। इसी तरह आपका पूछा जाता है ये वाली नेशनल पार्क कहाँ है। देखो नेशनल पार्क सारी आपको याद नहीं रखनी, बहुत सारी है जो न्यूज़ में ज़्यादा रहती है और जो फेमस है किसी चीज़ के लिए, उतनी ही आप लिमिटेड याद रखो। उसके लिए हम डेडिकेटेड लेक्चर लेके आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। राइट नाउ जस्ट समझो, बेसिक फंडामेंटल समझो। फैक्चुअल डेटा एग्जाम से पहले कुछ टाइम पहले करना चाहिए ताकि वो ताज़ा ताज़ा याद रहे। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तभी आप फैक्चुअल डेटा भी रट सकते हो, बिकॉज एग्जामिनेशन इज़ नॉट ऑल अबाउट कंसेप्चुअल डिटेल्स। समटाइम्स आपको चीज़ें क्या करनी पड़ती है, आपको रटनी भी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। ठीक है ना। चलिए ओके, बायोस्फीयर रिजर्व की बात चल रही है, राइट। बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसमें स्टेट गवर्नमेंट कोई आपका ये एरिया डिक्लेयर नहीं करता, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करता। ये कौन देखता है? पहले आप समझो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। ये एक लार्ज एरिया है एज कम्पेयर टू नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये लार्ज लेवल पे हम बोलते हैं, लार्ज लेवल प्रोटेक्टेड एरियाज। क्या? लार्ज लेवल प्रोटेक्टेड एरियाज, बड़ी स्केल पे बात कर रहे हैं, चाहे वो फिर मरीन हो, कोस्टल हो या फिर टेरेस्ट्रियल हो। क्या हमने समझा? एक लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज है, चाहे इसमें मरीन, कोस्टल, टेरेस्ट्रियल, कोई भी इकोसिस्टम हो, कोई भी इकोसिस्टम हो, वो सारे इसमें प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनको डेजिग्नेट कौन करता है? इनको करता है आपका यूनेस्को। कौन करता है? यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। अब देखो यूनेस्को खुद नहीं करता, इनके अंदर एक इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम चलता है जिसको कहते हैं MAB। क्या? MAB। और बायोस्फीयर रिजर्व्स अभी हमारे पास 18 है, उसमें से 12 MAB ने डिक्लेयर किए गए हैं। बात समझ आ रही है? इस MAB ने, बात समझ आ रही है? जो यूनेस्को का अपना प्रोग्राम है वो भी हम देखेंगे कौन कौन से। फिलहाल आप बेसिक सा समझो कि बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या हैं। ठीक है, चलिए यूनेस्को में क्या बोल रहा था मैं, एक प्रोग्राम है MAB की फुल फॉर्म क्या है? मैन एंड द बायोस्फीयर। क्या? मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है यूनेस्को के अंडर जो इन बायोस्फीयर रिजर्व्स को डेजिग्नेट करता है, रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन कब करेगा? जब वो पर्टिकुलर नेशनल गवर्नमेंट होगी उस एरिया की, ठीक है ना, वो उनको नॉमिनेट करेंगे। क्या करेंगे? नॉमिनेट करेंगे, एंड देन यूनेस्कोज MAB विल कम इनटू फोर्स। ठीक है ना। इनकी खासियत क्या है? ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होती है। क्या? इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, इंटरनेशनली ये रिकॉग्नाइज होती है किसके अंडर? अंडर यूनेस्कोज MAB। ठीक है ना। लेकिन इनकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कौन देखेगा? वो अपनी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट जो होगी, वो अपनी जो रिस्पेक्टिव कंट्री जो होगी, ठीक है ना, वही इनकी ज्यूरिसडिक्शन देखेगी। यूनेस्को का काम है सिर्फ और सिर्फ इनको रिकॉग्नाइज करना, इनको इंटरनेशनली डेजिग्नेट करना, बात ख़त्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, और क्या इसमें पॉइंट आपको याद रखना है? अच्छा, इंडिया में जो MAB है उसको कहते हैं INMAB, मतलब इंडियन नेशनल मैन एंड बायोस्फीयर कमेटी। ठीक है ना। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? MOEF। ये आप मुझे बता दोगे कमेंट सेक्शन में, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये कौन सी मिनिस्ट्री है। ठीक है,
थोड़ा सा होमवर्क आप पे भी डालेंगे ताकि आप थोड़ी सी जहमत करोगे, आपको चीज़ें याद रहेंगी। खुद जो इंसान ज़्यादा देखता है होमवर्क के थ्रू, ठीक है ना, प्रैक्टिस के थ्रू, वो ज़्यादा याद रहती है वो चीज़ें, ठीक है। ओके, ये इनको आइडेंटिफाई करती है, रिकमेंड करती है, फिर जाके यूनेस्को, ये इंडिया की बात चल रही है, इंडिया में ये बॉडी पर्टिकुलर है INM में भी, ठीक है ना, अंडर दिस मिनिस्ट्री, जो इनको देखती है, यूनेस्को को नॉमिनेट करती है, यूनेस्को उनको फिर क्या करती है, रिकग्नाइज करती है इंटरनेशनली। बात समझ आ रही है? लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या है? यूनेस्को का क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया नंबर 1 क्या है? ठीक है ना, क्राइटेरिया नंबर 1 है कि भाई साहब बायोस्फीयर रिजर्व तो कर लेंगे हम नॉमिनेट, लेकिन एक तो ये प्रोटेक्टेड एरिया होना चाहिए और इसमें मिनिमल डिस्टर्बेंस होनी चाहिए, ठीक है ना, कोर एरिया में। बात समझ आ रही है? ये ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व होता है, कोर एरिया, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। कोर एरिया जो होगा इसमें मिनिमल डिस्टर्बेंस होनी चाहिए, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्राइटेरिया, ये भी हम देखेंगे ये जोन्स क्या होते हैं इन मीन वाइल वेट। दूसरी क्राइटेरिया क्या है? जो कोर एरिया है इसमें ठीक ठाक पॉपुलेशन होनी चाहिए हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, हर एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन हर एक ट्रॉपिक लेवल पे ठीक ठाक होनी चाहिए। एक ट्रॉपिक लेवल, दूसरी, तीसरी, हर में पॉपुलेशन ठीक ठाक होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन ही नहीं है किसी ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है ना, या काफ़ी सारी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुकी है, आप फिर भी आप नॉमिनेट कर रहे हो इसको एज अ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होगी वो इंश्योर करेगी कि वो कोऑपरेट करेंगे, ठीक है ना, वो कोऑपरेट करेंगे, और वो जो लोकल ट्राइब्स होंगी वो भी कोऑपरेट करेंगे। ऐसा ना हो कि कल को कोई विवाद हो, कल को कोई मसला खड़ा हो। बात समझ आ रही है? बस बेसिक सी चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें 3 जोन्स है, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट, उसके बाद एक और आता है, ठीक है ना, एंड देन एक और आता है, ठीक है, सॉरी, ओके। चलिए ये हम देखेंगे ये क्या चीज़ें हैं। इसको कहते हैं हम कोर एरिया। क्या कहते हैं? कोर एरिया। और इसको हम क्या कहते हैं? बफर जोन। ये बायोस्फीयर रिजर्व की बात चल रही है, ये एक एरिया है पूरा, ये डेजिग्नेट किया गया। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसको क्या कहेंगे? ट्रांजिशन जोन, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है इनमें? जो कोर एरिया है आपका, ठीक है ना, आपने देखा कोर एरिया, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, ठीक है। जो कोर एरिया है आपका, इसको हम थोड़ा सा रेड से डिनोट करेंगे। वाई? बिकॉज यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं होती। बात समझ आ रही है? ये स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड होता है। क्या होता है? स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी नॉट अलाउड, ह्यूमन एक्टिविटी नॉट अलाउड, बस सिंपल सी बात आती है। और किस एक्ट के अंडर इसको रेगुलेट किया जाता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बात समझ आ रही है? देन आपका आता है बफर जोन। बफर जोन में क्या होगा? बफर जोन में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ की जाएगी, लेकिन लिमिटेड, ठीक है ना। लेकिन कौन सी लिमिटेड? जैसे कि आपको कोई साइंटिफिक रिसर्च करनी है। क्या करनी है? साइंटिफिक रिसर्च करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, या ट्रेनिंग करनी है, ठीक है ना, या एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, ठीक है। ये कुछ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। क्या किसकी बात चल रही है? बफर जोन। फिर आपका ये लास्ट वाला जोन आता है। इस चीज़ का क्या मसला है? इसमें जो ट्रांजिशन जो जोन है, ट्रांजिशन जोन में क्या होगा? ये इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट्स को अलाउ करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अलाउ करेगा। जैसे कि किसकी बात चल रही है? टूरिज़्म अलाउ होगा, एग्रीकल्चर अलाउ होगा, ठीक है ना, फॉरेस्ट्री, ठीक है। बात समझ आ रही है? ये कुछ चीज़ें अलाउ होंगी। क्या? जो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है ना, या ह्यूमन सेटलमेंट्स कहो आप, ठीक है, वो आपकी अलाउ होंगी। तो क्या देखा आपने? फिर से देखो, ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व की जोन्स हैं, ठीक है ना। बायोस्फीयर रिजर्व जोनिंग हम कैसे करते हैं? कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। बात समझ आ रही है? कोर जोन में ना कोई सेटलमेंट होगी, ना कोई टूरिस्ट रिक्रिएशन होगी, कुछ भी अलाउ नहीं होगा, नथिंग एट ऑल।
बफर जोन में थोड़ी बहुत सेटलमेंट हो सकती है और लिमिटेड एक्टिविटी, साइंटिफिक रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए चीज़ें कर सकते हैं। ट्रांजिशन जोन में सेटलमेंट्स भी आपकी होंगी, रिसर्च, एजुकेशन जो भी आपको करना है, ठीक है ना, वहाँ पे अलग होंगी। बात समझ आ रही है? इस एरिया में जिसको हम कहेंगे ट्रांजिशन जोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व इज डन। अब आप देखो इको सेंसिटिव जोन्स एक टर्म आती है, इको सेंसिटिव जोन्स। ये क्या चीज़ें होती हैं जिनको क्या कहते हैं, ESZS। बात समझ आ रही है? ये वो एरियाज़ होते हैं जो यही सेम मिनिस्ट्री MOEF, ये आपका होमवर्क है, कौन सी मिनिस्ट्री है ये, ठीक है ना। ये मिनिस्ट्री जो है ये इन एरियाज़ को नोटिफाई करती है। ये वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क्स के अराउंड एरियाज़ जो होते हैं, ये फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये नेशनल पार्क्स है, इनके इर्द गिर्द जो एरिया है, ठीक है ना, इनको कहते हैं इको सेंसिटिव जोन्स। बात समझ आ रही है? ये कौन करता है आपका नोटिफाई? MOEF मिनिस्ट्री करती है, इनको कहते हैं ESZS। ये रिसेंटली न्यूज़ में था इको सेंसिटिव जोन्स, तो आपको पता होना चाहिए कि इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं। बात समझ आ रही है? अब आप बोलोगे कितना एरिया, क्या एरिया, ठीक है ना, ये आपका नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के अंडर आता है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के अंडर आता है, सेम मिनिस्ट्री है। जो 10 किलोमीटर रेंज होता है अराउंड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको हम कहते हैं ये इको फ्रेजाइल जोन्स होते हैं, ठीक है ना। फ्रेजाइल, कमज़ोर जोन्स होते हैं, थोड़ा सेंसिटिव जोन्स होते हैं, ठीक है ना, तो इनको हम बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन्स, ठीक है ना। अच्छा, नेशनल क्या बोला था मैंने, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के अंडर आता है, लेकिन कौन से एक्ट के अंदर? ये आएगा आपका इन्वायरमेंटल, ये आपको याद रखना है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर ये आएगा, जो इसको मॉनिटर करेगा इको सेंसिटिव जोन्स को। अब आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अब आपका आता है एक्सेटिव। क्या आता है? चलिए थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, एक्सेटिव। एक्सेटिव कंजर्वेशन क्या चीज़ है आपकी? फॉर एग्जांपल थ्रेटेंड एनिमल है, प्लांट है, उनको हम ले लेंगे अपने नेचुरल, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उससे हम ले लेंगे बाहर, आउट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, और उनको हम प्लेस करेंगे कहाँ पे रखेंगे? किसी अच्छी जगह पे जहाँ पे उनकी फेवरेबल कंडीशन हो, ताकि वो वहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाए। जैसे कि आपके एक्सेटिव में क्या क्या आएगा? जैसे कि आपका आएगा ज़ूलॉजिकल पार्क, ठीक है ना, ज़ूलॉजिकल पार्क। पहले ये जो जूज होते थे ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, फ़न के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए हुआ करते थे बहुत पहले। धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी तो इनको एक स्टेटस दिया गया। अब ये ज़ूलॉजिकल पार्क एक कंजर्वेशन जोन बन गया। बात समझ आ रही है? ठीक है। और क्या आएगा? बॉटनिकल गार्डन, जो हम खुद वहाँ पे आके प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है ना, उनको अपने नेचुरल हैबिटेट से उठा के अलग एक बनाते हैं कहीं पे। बॉटनिकल गार्डन आपने देखा होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़ वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है ना, उनको एक ही जगह पे प्रोटेक्टेड रखा जाता है अलग। ये भी आपका एक्सेटिव में आएगा, ज़ूलॉजिकल पार्क आएगा, ठीक है ना। इसी तरह आपका सीड बैंक्स, ठीक है ना। सीड बैंक्स में क्या होता है असल में? जो सीड्स होते हैं, एक्जॉटिक स्पीशीज़ की सीड्स होते हैं, या वो इंडेंजर्ड या थ्रेटन्ड प्लांट्स की स्पीशीज़ होती है, उनके जो सीड्स होते हैं वो हम प्रिजर्व करते हैं सीड बैंक्स में, वो भी आपका एक्सेटिव आएगा। बात समझ आ रही है? एक्सेटिव इंक्लूड्स एवरीथिंग जहाँ पे आप नेचुरल हैबिटेट से उनको उठा के कहीं और लेके जा रहे हो या कहीं और रखते हो, ठीक है। आजकल इतनी ये टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है कि गिमेट्स जो होते हैं आपकी, क्या गिमेट्स जो होते हैं आपके, वो भी आप ये रख सकते हो, प्रिजर्व करके रख सकते हो, ठीक है ना, उनकी फर्टाइल कंडीशन में, ताकि आगे जाके इनकी जो पॉपुलेशन है, स्पीशीज़ जो है, वो कैरी ऑन हो जाए, कैरी फॉरवर्ड हो जाए वो जीन्स। बात समझ आ रही है? जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, मतलब आइस में रखते हैं हम उस चीज़ को, ताकि वो ज़्यादा देर रख सकें हम। चलिए उतना आपको डिटेल में नहीं जाना है। अच्छा, एक PYQ करते हैं, लगे हाथ, ठीक है। एक PYQ आया था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेटिव मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा, ठीक है, प्लांट्स का पूछा गया है, फ्लोरा एंड फौना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंसेटिव, इनमें से कौन सा इंसेटिव नहीं है? पहला आपका था बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा था आपका बॉटनिकल गार्डन, ठीक है ना, तीसरा था आपका नेशनल पार्क, और चौथा था आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इनमें से कौन सा इंसेटिव नहीं है?
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंस्टीट्यूट है, नेशनल पार्क इंस्टीट्यूट है, बायोस्फीयर रिजर्व इंस्टीट्यूट है। तो रहता क्या है वहाँ पे? बॉटनिकल गार्डन। आपका बॉटनिकल गार्डन इंस्टीट्यूट नहीं है। देखो सिंपल सी बात आई थी, सिंपल सा क्वेश्चन आया था। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता तो आप ये क्वेश्चन कर पाते। सिंपल बात समझ आ रही है? अच्छा, ये तो हो गया आपका एक्सेसिव कंजर्वेशन। आपको समझ आया होगा एक्सेसिव कंजर्वेशन क्या चीज़ है। इसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। चलिए, अच्छा, कुछ सिटीज़न के इनिशिएटिव्स क्या है या मूवमेंट्स इनको आप कहेंगे। तो ये जो सिटीज़न मूवमेंट्स है ये थोड़ा बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट बनता है, तो आपको पता होना चाहिए। सिटीज़न मूवमेंट में आपके कुछ हिस्टोरिक मूवमेंट्स आते हैं, जैसे कि आपका इन्वायरमेंटलिस्ट बहुत मशहूर जिसका नाम है आपका सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है ना। इसी की वजह से क्या हुई थी? चिपको मूवमेंट, ठीक है ना, तहरी डैम मूवमेंट। बात समझ आ रही है? अब कोविड-19 हुआ था इनको और 2021 में ये बेचारे चल बसे थे, ठीक है ना। इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं ये पूछा जाता है। सुंदरलाल को बोलते हैं डिफेंडर। क्या डिफेंडर किस चीज़ का? ऑफ हिमालयाज़। ये आपको याद रखना है, डिफेंडर ऑफ हिमालयाज़। या इसको दूसरा नाम कहते हैं इन्वायरमेंटल गांधी। क्या? इन्वायरमेंटल गांधी। बात समझ आ रही है? अब इसने क्या किया था? इसने हिमालय के जो फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चिपको मूवमेंट शुरू की थी। 1970s की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड देन एंटी तहरी डैम इन्होंने स्टार्ट किया था 1980s में, ठीक है ना। चलिए इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले चिपको मूवमेंट जो पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, इसमें फैक्चुअल डेटा ही ज़्यादातर पूछा था। किसने किया था? चिपको का मतलब होता है टू हग। क्या मतलब होता है? टू हग, ट्रीज़ को हग करना ताकि उनको काटा ना जाए, ठीक है ना। ये एक सोशो इकोलॉजिकल मूवमेंट थी। इन्होंने क्या बोला था कि नॉन वायलेंस हमें करना है, जैसे गांधीयन मॉडल पे ये बेस था कि सत्याग्रह करना है हमें। क्या करना है? सत्याग्रह, मतलब नॉन वायलेंस करनी है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, हगिंग ट्रीज, ठीक है ना। कोई ऐसा वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं किया था इन्होंने, ताकि ये गिरे ना, ठीक है ना, फ्रॉम फॉलिंग। बात समझ आ रही है? इनको काटो मत, डिफॉरेस्टेशन मत करो। इन्होंने ट्रीज़ को हग किया था कि जस्ट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फॉलिंग। बात समझ आ रही है? सिंपल सी बात है, इतना इसमें समझने की कोई बात नहीं है। अब देखो फर्स्ट जो इसका इवेंट था जो रिकॉर्ड किया गया था वो था आपका, ये फैक्चुअल डेटा है, खेजारली विलेज। ये कहाँ पे? आपका जोधपुर में, ठीक है। 1730 AD की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। जिसमें जो एक कम्युनिटी है हमारी यहाँ पे, बिश्नोई एक कम्युनिटी है। बात समझ आ रही? इनके लिए जो एक ट्री माना जाता है राजस्थान में, ठीक है ना, खेजरी ट्री। क्या? ये जो खेजरी विलेज है इसमें एक खेजरी ट्री है जो इनके लिए सेक्रेड माना जाता है। उसको बचाने के लिए इन्होंने चिपको मूवमेंट शुरू की थी। चलिए, अब जो एग्ज़ाम में वाली चिपको मूवमेंट पूछी जाती है वो है आपकी चिपको मूवमेंट जो इंडिपेंडेंट इंडिया में, ये तो कब की बात चल रही है? 1730 AD की बात चल रही है, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ ही नहीं था। बात समझ आ रही है? लेकिन उसके बाद जो चिपको मूवमेंट की बात चल रही है 1973 की बात चल रही है, पोस्ट इंडिपेंडेंस। बात समझ आ रही है? आज़ादी के बाद एक अलकनंदा वैली, ठीक है ना, गढ़वाल रीजन जो उत्तराखंड में आता है। अलकनंदा वैली, गढ़वाल रीजन, उत्तराखंड। चलिए लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, अलकनंदा वैली गढ़वाल रीजन है आपका उत्तराखंड में। बात समझ आ रही है? उत्तराखंड में एक चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1973 में अप्रैल में। बात समझ आ रही है? 1973 अप्रैल में गवर्नमेंट ने क्या किया था? वहाँ पे गवर्नमेंट ने अलॉट किया था जो फॉरेस्ट एरिया है, एक मैन्युफैक्चरर कंपनी को अलॉट किया था कि आप यहाँ पे एक फैक्ट्री बनाओ भाई, ठीक है। अब 1980s में क्या हुआ? एक मूवमेंट ने जन्म लिया, वाइड स्प्रेड मूवमेंट हुई थ्रू आउट इंडिया, ठीक है ना, जिसमें लोग आए। इन्होंने क्या किया? जो फॉरेस्ट सेंसिटिव फॉरेस्ट पॉलिसीज़ थी उन पे जोर दिया कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब इसमें जो रोल है सुंदरलाल का,
जो कि माने जाते हैं, अभी मैंने क्या बोला था, उनको क्या बोलते हैं, डिफेंडर ऑफ हिमालयाज़ या इन्वायरमेंटल गांधी। ठीक है, इनका रोल ये था, इन्होंने 5000 किलोमीटर ट्रैवल किया था ऑन फुट फ्रॉम विलेज टू विलेज, और गैदर किया था सपोर्ट, जैसे गांधी ने किया था। गांधी जी ने आपने क्या किया था, सत्याग्रह किया था, उनके साथ फिर लोग जुड़े थे। इसी तरह इन्होंने 5000 किलोमीटर ऑन फुट ट्रेवल किया विलेज टू विलेज, नॉट अ जोक। ठीक है ना। फिर उसके बाद इस मूवमेंट के चलते ही 15 साल की बैन लगी, कितने 15 ईयर्स की बैन लगी कि भाई कटिंग ट्रीज इज़ प्रोहिबिटेड, इट्स बैंड। अब इसमें रोल ऑफ वुमेन कभी कभी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, रोल ऑफ वुमेन। इस मूवमेंट में वुमेन का क्या रोल था, उसका नाम था गौरा देवी। बात समझ आ रही है, पूछा जा सकता है। इसने भी लोकल विलेजर्स को इकट्ठा किया, कौन से विलेज में, रैनी विलेज, रैनी विलेज। ठीक है ना। अब इन्होंने सारी औरतों को इकट्ठा किया और एक मूवमेंट, जिपको मूवमेंट, ठीक है ना, फिर इसका नाम पड़ा वोमेंस मूवमेंट, वोमेंस वोमेंस चिपको मूवमेंट या चिपको मूवमेंट। अच्छा, एक और मूवमेंट आती है आपकी, अपीको मूवमेंट। अपीको मूवमेंट असल में ये इंस्पायर चिपको मूवमेंट से ही हुई थी, ठीक है ना। लेकिन अपीको क्या मतलब भी होता है, हगिंग ट्रीज, हगिंग ट्रीज। लेकिन अपीको कौन सी लैंग्वेज है, कन्नड़ा, कन्नड़ा में इसको बोलते हैं हगिंग ट्रीज, लोकल टर्म, तभी इसका नाम रखा था अपीको मूवमेंट। चिपको आपका हिंदी वर्ड है, ठीक है ना। चिपको मूवमेंट से इंस्पायर हुई थी, कर्नाटका में ये क्या हुई थी, शुरू हुई थी 1983। अपीको मूवमेंट कहाँ हुई थी, कर्नाटका में 1983। बात समझ आ रही है, ये साउदर्न इंडिया की बात चल रही है, वो उत्तराखंड की बात चल रही थी, ये साउदर्न इंडिया की बात चल रही है। अच्छा, तहरी डैम क्या है, तहरी डैम प्रोटेस्ट, यहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया था क्योंकि जो गढ़वाल रीजन है, सेम उत्तराखंड गढ़वाल रीजन, वहाँ पे तहरी डैम बन रहा था। तहरी डैम आपको पता होगा, ये इंडिया का टॉलेस्ट डैम है, क्या है, टॉलेस्ट डैम है। ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया, जहाँ पे एक मेजर फॉल्ट जोन भी है, अर्थक्वेक आने का चांसेस है, सिज्मिक जोन है ये, वहाँ पे ये जो टहरी डैम है वो बन रहा था। मैं बता दूं, टहरी डैम की जो ये मल्टीपर्पज़ डैम है, बागीराठी रिवर पे, ये किस पे है, बागीराठी रिवर पे। बागीराठी रिवर आपको पता होगा गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। बात समझ आ रही है। 2400 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है, वहाँ पे ये बन रहा था। तो इन्होंने बोला कि भाई साहब, इसकी वजह से, डैम की वजह से फ्लड आ रहा है, मैसिव डैमेज हो रहा है डाउन स्ट्रीम, जो पब्लिक लाइफ है जो रह रही है वहाँ पे। तो इन्होंने एक मूवमेंट शुरू की, एक प्रोटेस्ट शुरू किया। उसके चलते क्या हुआ, उसके चलते ये प्रोटेस्ट जो है रजिस्टर हुआ और इसका नाम पड़ा एंटी तहरी डैम प्रोटेस्ट। चलिए, अच्छा, IUCN, ये तो हो गए प्रोटेस्ट, लोकल इनिशिएटिव। अच्छा, इंडेंजर्ड स्पीशीज मैंने बोला था, रेड लिस्ट, रेड डेटा लिस्ट, रेड बुक, ये क्या चीज़ होती है। IUCN आपको पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बात समझ आ रही है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये IUCN है। ये IUCN क्या है, ये एक इंटरनेशनल NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एक होती है नॉट फॉर प्रॉफिट, दूसरी होती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस, ठीक है, उस पर डिबेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस बेसिक से समझो। अभी तक कंजर्वेशन में जो जो चीज़ें, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में जो जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी, मैंने आपको बोला, जिनसे मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, बात समझ आ रही है, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अननेसेसरी अगर हम पढ़ेंगे कि भाई साहब पॉलिसीज़, एग्जिम पॉलिसीज़, ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या होता है, उतना नहीं पूछा जाता है। बात समझ आ रही है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर घुस के फिर उसको पढ़ना, एक्ट्स को, आर्टिकल्स को, दैट इज़ आई थिंक अ फूलिश टास्क टू डू, दैट इज़ अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज आई गेस। आपको बस बेसिक सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहना है, फैक्चुअल डेटा, पुराने क्वेश्चंस को एनालाइज करना है और आगे बढ़ना है। फिर भी एक राउंड अप लेक्चर हम एट द एंड ऑफ द सीरीज़, जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा, लेके आएंगे, जिसमें हम फैक्चुअल डेटा बोलेंगे, थोड़ा मॉडरेट टू एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चंस लेके आएंगे, ताकि आपको आइडिया मिले। बात समझ आ रही है। फिलहाल आप बेसिक क्लियर करो, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से ही तो आते हैं, ठीक है। UPSC थोड़ी है, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, आर्टिकल्स में क्वेश्चन पूछेगा, एक्ट्स में क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या पूछा जाता है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, COP27, COP28, COP29, COP14, ये क्या होती है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल,
नगोया प्रोटोकॉल, बात समझ आ रही है, क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्या चीज़ें होती है, ये जो सारी प्रोटोकॉल्स है, कन्वेंशंस है, ये इसके लिए अलग लेक्चर लेके आ रहे हैं हम। फैक्चुअल, प्रिसाइज, दैट इज़ इट। फिलहाल आप देखो रेड लिस्ट, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैंने देखा है, तभी मैं IUCN आपको पढ़ा रहा हूँ। IUCN भी आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, इतना याद रखना है, ये एक NGO है, इसकी फुल फॉर्म ये है, और इनके जो हेड क्वार्टर है ये आपको याद रखने हैं। हेड क्वार्टर इनके है स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड किस जगह में? ग्लैंड में। बात समझ आ रही है? ग्लैंड में। चलिए, अब IUCN जो है ये एक पब्लिश करती है, कंपाइल करती है अपनी एक आप बुक इसको कहो या एक लिस्ट कहो, ठीक है ना, या एक आर्टिकल कहो, बात समझ आ रही है, जिसको हम कहते हैं रेड लिस्ट। क्या कहते हैं? रेड लिस्ट। बात समझ आ रही है? या इसको हम कहेंगे रेड डेटा लिस्ट, या इसको हम कहेंगे रेड बुक, एक ही बात है, ठीक है। रेड लिस्ट, रेड डेटा लिस्ट या रेड बुक। अब इसमें IUCN करता क्या है? IUCN करता क्या है? इसमें ये लिस्ट करता है, किनको लिस्ट करेगा? जो थ्रेटनड स्पीशीज होंगी। क्या होंगी? थ्रेटनड स्पीशीज होंगी। बात समझ आ रही है? अब देखो ये कब फाउंड हुई थी? 1964 की बात चल रही है, ठीक है ना। बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव इन्वेंट्री है ये। अगर हम ग्लोबल कंजर्वेशन की बात करें, IUCN लाइक मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट। बात समझ आ रही है? अब जो ये टर्म है थ्रेटन्ड, ये थ्रेटन्ड क्या चीज़ है? इसमें 3 कैटेगरीज इन्होंने बोली। ये जो थ्रेटन्ड है, थ्रेटन्ड में इन्होंने ग्रुप किया 3 कैटेगरीज में। एक तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक इन्होंने बोला इंडेंजर्ड, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और एक इन्होंने बोला वल्नरेबल। बात समझ आ रही है? जो IUCN ने रेड लिस्ट बनाया, इन्होंने एक ऑफिशियल टर्म दी थ्रेटन्ड। क्या दिया? थ्रेटन्ड स्पीशीज़। बोला कि हम एक लिस्ट बना रहे हैं थ्रेटन्ड स्पीशीज़ का। फिर से देखो, थ्रेटन्ड स्पीशीज़ का 1964 की बात चल रही है। थ्रेटन्ड में इन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, ठीक है। ये इन्होंने कैटेगरीज बनाई थ्रेटन्ड के अंडर। बात समझ आ रही है? अब ये जो पब्लिकेशन होती है, या इसको आप कहोगे बुक, ठीक है ना, ये इसमें कुछ पेजेस होते हैं पिंक कलर के, ठीक है ना, पिंक पेजेस। ये जो पिंक पेजेस है इस पब्लिकेशन में, वो क्या बोलती है? जितने जितने पिंक पेजेस होंगे आपके, वो आपकी डिनोट करती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़। क्या? क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़। और ग्रीन पेजेस इसमें होते हैं। क्या होते हैं? ग्रीन पेजेस आपका क्या दिखाती है? वो वाली स्पीशीज़ जो फॉर्मली इंडेंजर्ड थी, पहले क्या थी? इंडेंजर्ड थी, अब रिकवर हो चुकी है। नाउ दे हैव रिकवर्ड। पहले इंडेंजर्ड थी, नाउ दे हैव रिकवर्ड। ये आपकी ग्रीन पेजेस दिखाती है। पिंक पेजेस आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ दिखाती है। अब देखो पिंक पेजेस, अब कंसर्न क्या है? आजकल बोल रहे पिंक पेजेस इस रेड डेटा लिस्ट में इंक्रीज हो रहे हैं। दैट मीन्स इट इज़ एन अलार्मिंग साइन फॉर अस। जो पिंक पेजेस कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। बात समझ आ रही है? और जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड CR, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ये बढ़ती जा रही है। तो ये आपका था रेड डेटा लिस्ट, ठीक है ना। अब देखो, फिर से देखो, अगर हम ब्रॉडर कैटेगरी में देखें, इसमें क्या कैटेगरीज है आपकी? एक्सटिंक्ट, थ्रेटन्ड और लोअर रिस्क, ठीक है ना। ये वैसे पूछा नहीं जाएगा आपका एक्सटिंक्ट, ठीक है ना, ये आपका CR, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, CD, NT, इतना नहीं पूछा जाएगा आपको, डिटेल में नहीं पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो रेड डेटा लिस्ट जो है आपका, वो 3 चीज़ों पे फोकस करता है। आपने देखा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ दिखाता है, उसमें 3 कैटेगरीज दिखाता है आपका, सॉरी, थ्रेटन्ड स्पीशीज़ दिखाता है, उसमें 3 कैटेगरीज दिखाता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और क्या दिखाता है? इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। बात समझ आ रही है? थ्रेटन्ड स्पीशीज़ का ये एक रेड लिस्ट लेके आती है। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपका हम पढ़ेंगे थोड़ा सा NTCA के बारे में, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, और कौन कौन सी इंडिया में जो स्पीशीज़ है जो थ्रेटन्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है ना, वल्नरेबल है, और कौन कौन सी स्पीशीज़ जो जो इम्पोर्टेंट है एक्सटिंक्ट हुई है। एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देन आपका इन्वायरमेंट क्लियर हो जाता है।
ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है, क्योंकि इससे इंटरलिंक्ड काफ़ी सब्जेक्ट्स है। आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी इससे सॉल्व हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? क्योंकि इसमें आपका रिवर सिस्टम इंक्लूड है। जब आप नेशनल पार्क्स पढ़ोगे, कौन सा रिवर किस नेशनल पार्क से जाता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑन विच रिवर बैंक, क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं। तो इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी इज़ इंटरलिंक्ड एंड becomes a very crucial part of your syllabus. As of now इतना ही रखते हैं. Till then, take care, bye, keep working hard.